Hello everyone, welcome to Made Easy. My name is Banvi Dubey. तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सब जानते हैं कि वीकली करंट अफेयर्स आपके सारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे एई के एग्जाम्स हो या आपका ईएसी प्रीलिम्स भी अब नियर है। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में। तो इसीलिए आपको डे टू डे क्या चल रहा है करंट में आपको अपडेटेड रहना चाहिए। तो इसके लिए हमने आपके लिए जैसे सीरीज चलाई हुई है वीकली करंट अफेयर्स, आप इससे कनेक्टेड रहते हैं तो आप को ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं ये 26 मार्च 2025 से 1 अप्रैल 2025 का जो वीक में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट वो है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। तो पार्लियामेंट ने अभी पास किया है इसको, ये बिल को। तो बिल जो है इसको अमेंड किया गया है, जो कि हमारा 2025 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था, इसको अमेंड करके यहाँ पर इसको अमेंडमेंट बिल बनाया गया है। डीएम एक्ट एस्टेब्लिश जो है क्या क्या यहाँ पे एस्टेब्लिश करता है, इस बिल के तहत, इस एक्ट के तहत हमारा एनडीएमए एस्टेब्लिश हुआ, एसडीएमए एस्टेब्लिश हुआ, इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी क्रिएट की गई। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट करना एट द नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल पे। नेशनल लेवल पे हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो जाता है, स्टेट लेवल पे हमारा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो जाता है। वहीं अगर मैं लोकल अथॉरिटी की बात करूं, लोकल लेवल की बात करूं, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो जाता है। अब इस बिल में जो की हाईलाइट्स हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू अगर आप देखें, आपके पीएसयू के जो एग्जाम्स है, काफी सारे पीएसयू में यहाँ पे इंटरव्यू जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपके पीएसयू के एग्जाम्स के लिए भी, जो भी आपके इंटरव्यू के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है सारी चीजें, क्योंकि कभी कभी यहाँ से आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये बिल जो है इससे रिलेटेड की पॉइंट्स बताएं, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की गई है, क्या इसमें एस्टेब्लिश किया गया है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे यहाँ पे प्रिपरेशन की गई है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की, जिसमें यहाँ पे बिल जो है प्रोवाइड करेगा एनडीएमए और एसडीएमए को प्रिपेयर डिजास्टर प्लान, जिससे कि वो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहे कोई भी डिजास्टर आने से पहले। अर्लियर यहाँ पे प्रिपेयर्डनेस यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद फंक्शंस, यहाँ पे फंक्शंस ऐड किए गए हैं कि क्या क्या और फंक्शन, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा, और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को भी एम्पावर किया गया है कि एक सेपरेट अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जाए स्टेट कैपिटल्स के लिए, सिटीज के लिए, विद अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेशन भी किया गया है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का भी। ये बिल जो है यहाँ पे एम्पावर करेगा किसको, द स्टेट गवर्नमेंट को, कंस्टिट्यूट एसडीआरएफ। स्टेट गवर्नमेंट विल डिफाइन द फंक्शन ऑफ एसडीआरएफ, और यहाँ पे स्टैट्यूटरी स्टेटस भी दिया जाएगा एग्जिस्टिंग कमिटीज को, जैसे कि यहाँ पे नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी हो गई, हाई लेवल कमेटी हो गई, अपॉइंटमेंट भी किया जाएगा यहाँ पे एनडीएमए का। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वेरी इंपॉर्टेंट, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, पूछ लिया जाएगा। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है कहाँ लोकेटेड है, और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किसने बनवाया था, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अ डिकेड आफ्टर द नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ पे रीस्टेब्लिश किया गया, तो हिस्टोरिकल साइट है इन राजगीर। एफर्ट्स आर नाउ अंडर वे टू रिवाइव विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। जैसे कि आप सब जानते हैं अभी नालंदा यूनिवर्सिटी का भी रिनोवेशन किया गया, रीस्टेब्लिश किया गया। तो यहाँ पर अब जो बात की जा रही है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, इसे किंग धर्मपाल ने बनवाया था, पाल डायनेस्टी का रूलर था लेट 18वीं सेंचुरी में। ये जो है अभी सिचुएटेड है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार में। आप ये ध्यान रखेंगे दो चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट है यहाँ पे मिडिवल इंडिया की, सेकंड ओनली टू नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद। ठीक है ना, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने बनवाया था। कमेंट बॉक्स में जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसे 12वीं सेंचुरी में डिस्ट्रॉय भी किया गया बाय बख्तियार खलजी, एक मिलिट्री कमांडर अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना, अतीसा दीपांकर ने इसे रिनोस बुद्धिस्ट मास्टर जो था, स्कॉलर भी था, जिसने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इन द रिवाइवल रिफॉर्म ऑफ बुद्धिज्म इन तिब्बत ड्यूरिंग 11वीं सेंचुरी। तो आप जानते हैं कि बिहार में काफी सारे यहाँ पे बुद्धिस्ट
बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स, कल्चर्स आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिस्ट का कुशीनगर से लेकर के आपको कुशीनगर आप जानते हैं यूपी में है, कुशीनगर में क्या हुआ था ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बुद्धा से रिलेटेड है, आप लोग ये बताएंगे कि क्या हुआ था, ठीक है ना। भीम, यहाँ पे अगर हम बात करें तो भीम 3.0 की बात करेंगे। एनपीसीआई भीम सर्विस लिमिटेड जो है सब्सिडरी है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है भीम 3.0। तो भीम क्या है, एक इंटरफेस है मनी का, यूपीआई बेस्ड सिस्टम इंटरफेस है, जिसके तहत आप रियल टाइम फंड ट्रांसफर करते हैं, यूपीआई पेमेंट करते हैं किसी को भी, तो वो भीम के अंडर में करते हैं। सिंगल आइडेंटिटी है, जैसे आपका मोबाइल फोन नंबर हो गया, नेम हो गया, सिंगल आइडेंटिटी है, वैसे ही भी एक सिंगल आइडेंटिटी पे वर्क करता है। ये 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर, और जो है मेजर रोल प्ले करता है डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने में इंडिया को, ठीक है ना। भीम 3.0 का लेटेस्ट वर्जन आ गया है, तो ये सेवरल एनहेंसमेंट यहाँ इन्होंने की है। लैंग्वेज सपोर्ट को एक्सपेंड किया है, 15+ इंडियन लैंग्वेज में अभी अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा लो इंटरनेट एरिया में भी ऑप्टिमाइज किया जाएगा स्मूथ ट्रांजेक्शन के लिए। एडवांस मनी मैनेजमेंट टूल है, फैमिली मोड में रहेगा, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे रीजनल रूरल बैंक की। तो इन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड यहाँ पे अचीव कर लिया है। क्या रिकॉर्ड अचीव किया है ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ इन्होंने जो रिकॉर्ड अचीव किया है वो है 7,571 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने यहाँ पे 23-24 फाइनेंशियल ईयर में अचीव किया है। फाइनेंशियल इंडिकेटर लाइक जैसे हम CRAR की बात करें, कैश रिजर्व रेशो, या फिर डिपॉजिट्स, NPA CD रेशो, स्टेडी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है यहाँ पे। रीजनल रूरल बैंक की बात करेंगे तो ये जो है 1975 में कैन बी ट्रेस्ड बैक। यहाँ पे रिकमेंडेशन नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन से इसे क्रिएट किया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इनिशियली जो क्रिएट किया गया है ऑर्डिनेंस के थ्रू क्रिएट किया गया है। आरआरबी लेटर गिवन अ स्टैट्यूटरी फाउंडेशन थ्रू रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के तहत बनाया गया था। फर्स्ट जो आरआरबी एस्टेब्लिश किया गया था वो था प्रथमा बैंक। इसके अगर मैं बात करूं तो रीजनल रूरल बैंक मतलब ग्रामीण बैंकों की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रथमा बैंक जो था वो फर्स्ट आरआरबी था, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि जो है फर्स्ट आरआरबी इन इंडिया कौन था, तो यहाँ पे प्रथमा बैंक का आप बात करेंगे, जो कि स्पॉन्सर्ड किससे था, सिंडिकेट बैंक से उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव यही हो जाता है कि रूरल इकोनॉमी, यहाँ पे रूरल इकोनॉमी को बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस से यहाँ पे कनेक्ट करना, इंप्रूव करना, एम्पावर करना, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट हम आ जाएंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो जैसे कि आप समझाते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए इंडिया काफी ज्यादा फोकस कर रहा है, और काफी सारी कंट्रीज जो है वो इंडिया को भी सपोर्ट कर रही है जिससे उन्हें परमानेंट सीट मिल जाए। अभी यूएनएससी में अगर हम बात करूं तो इसका कंपोजिशन जो है इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। उन 5 परमानेंट मेंबर्स के नाम भी मैं आपको बताऊंगी। इंडिया जो है नीड फॉर यूएनएससी रिफॉर्म, अचीव लास्टिंग पीस इन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। मेजर हाइलाइट्स देखते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ पीस कीपर। पीस कीपर जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स में बहुत काफी फेस कर रहे हैं, आर्म ग्रुप्स, टेररिस्ट, कॉम्प्लेक्स थ्रेट, ये सब आ जाते हैं यहाँ पे। तो इंडिया जो है वो यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा है मेनली इंपॉर्टेंस ऑफ पीस, सेफ्टी, सिक्योरिटी फॉर पीस कीपर, जस्टिस फॉर द क्राइम अगेंस्ट देम, मॉडर्नाइजेशन यहाँ पे एडवोकेट किया जा रहा है, फंडिंग पे स्ट्रेस किया जा रहा है, इंक्लूजन इन मैंडेट फॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें यहाँ पे यूनेस्सी में भी बात करी गई है। यूनेस्सी की बात करूंगी तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। इसका मेन काम ये है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। 1945 में स्टैब्लिश की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, यूएन चार्टर का पार्ट है। इसमें 15 मेंबर स्टेट्स होते हैं, 5 इसके परमानेंट मेंबर होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, जिनके पास वीटो पावर है। और इन 5 परमानेंट मेंबर्स में आपके चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके और यूएस हो जाता है। इसके बाद आपके इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो कि हर 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। तो आपको ये कंपोजिशन जरूर याद करना है बाय द जनरल असेंबली, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। तो ये 4-5 चीजें हैं यूएनएससी से रिलेटेड, जरूर याद रखिएगा। नीड क्या है इसको रिफॉर्म करने की, क्योंकि करंट कंपोजिशन अगर आप देखें तो अंडर रिप्रेजेंटेशन है, अनरिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। इनएबिलिटी है, कन्फ्लिक्ट्स को ज्यादातर एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। चेंजेस इन वर्ड ऑर्डर, ये भी एक दिक्कत है। वीटो पावर करंटली अभी सिर्फ 5 ही परमानेंट मेंबर्स के पास है, तो इसकी वजह से जो है वो स्टॉल्ड एक्शन ले लेते हैं कभी कभी। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो ग्लोबल चैलेंजेस आपने देखा होगा कि कॉन्फ्लिक्ट अभी यूक्रेन और गाजा का रहा है, तो उसमें भी ज्यादा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो इसका ये भी एक वीटो पावर का भी यही एक चैलेंजेस हो जाता है कि सिर्फ 5 ही परमानेंट मेंबर्स के पास यहाँ पे वीटो पावर है, जो कि कभी कभी बायस डिसीजन हो जाता है। तो लेजिटिमेसी भी हमारा एक चैलेंजेस हो जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे स्टूडेंट बात करेंगे बेड मैप 3
क्या है, किससे रिलेटेड है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो साइंटिस्ट ने अभी क्रिएट किया है मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मैप येट ऑफ अंटार्कटिका लैंडस्केप बीनेथ इट्स आइस शीट, जिसे बेड मैप 3 बोला जा रहा है, एक तरीके की आइस शीट है। यहाँ पे एक्सटेंड करता है प्रीवियस बेड मैप 2 डेटा सेट को, ठीक है ना। इसमें आपके 84 न्यू एरो जियो फिजिकल सर्वेस है, 50 डेटा सोर्सेज है, 52 मिलियन आपके एडिशनल डेटा पॉइंट्स ऐड किए हैं एंड 1.9 मिलियन लाइन किलोमीटर ऑफ मेजरमेंट्स यहाँ पे दी गई है। मेजर गैप्स यहाँ पे ये फिल करता है, जैसे नॉलेज इंक्लूडिंग इस आपका इन्फॉर्मेशन और माउंटेन रेंजेस हो गई, ईस्ट अंटार्कटिका डीप इंटीरियर हो गया, वेस्ट अंटार्कटिका की कोस्ट लाइन हो गई, अंटार्कटिका का पेनिनसुला हो गया, तो सारी चीजें इसमें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है ना। एक क्लियर पिक्चर देगा आपको अंटार्कटिका के सब ग्लेशियर लैंडस्केप की। अंटार्कटिका के बारे में बात कर लेते हैं, तो इधर एक कॉन्टिनेंट है, जैसे कि आप जानते हैं कि अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट, अर्थ का 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीटली आइस से आपका कवर्ड है। अंटार्कटिका जो है वो अर्थ के साउथ पोल को पूरा कवर करता है, जहाँ पे कोई भी ट्रीज नहीं है, बुशेज नहीं है, एंटायरली कवर्ड बाय आइस, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, ओनली प्लांट जो यहाँ पे सरवाइव करता है एक्सट्रीम कोल्ड, वो है लाइकेंस, मॉसेस और एल्गी। ये 3 आपको नाम याद रखने हैं, पूछ लिया जाएगा कि एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी यहाँ पे कौन सर्वाइव करता है, तो यहाँ पे आपके लिकेंस हो जाएंगे, मॉसेस और एल्गी आपका हो जाएगा। तो अंटार्कटिका कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है अर्थ का, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एबल प्राइज की। तो जापानीज के मैथमेटिशियन है मासाकी काशिवारा, इन्हें अवार्ड दिया गया है एबल प्राइज का। इन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क किया है एल्जेब्रिक एनालिसिस में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने डी मॉड्यूल का डेवलपमेंट किया है और क्रिस्टल बेसिस का भी यहाँ पे इन्होंने डिस्कवरी की है। एबल प्राइज के बारे में बात करेंगे तो ये लेजेंडरी नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन नील्स हेनरिक एबल के नाम पे दिया जाता है। ये नॉर्वेजियन पार्लियामेंट ने 2002 से 200th एनिवर्सरी ऑफ एबल बर्थ के यहाँ से चलाया था। फर्स्ट ये 2003 में अवार्ड किया गया था, रिगार्डेड एज द नोबेल प्राइज इक्विवेलेंट इन मैथमेटिक्स, सेम मैथमेटिक्स की तरह चलाया गया था कि नोबेल प्राइज है मैथमेटिक्स का, तो यहाँ पे ये नॉर्वेजियन ने चलाया था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बात करेंगे ब्लैक सी की। कभी भी अगर हम किसी भी सी की बात करते हैं स्टूडेंट, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस सी के बाउंड्री में कौन कौन सी कंट्री सिचुएटेड है। पूछा जाएगा कि ब्लैक सी जो है उसके अराउंड कितनी सराउंडेड कंट्रीज है, तो ये भी पूछा जाएगा कौन कौन सी कंट्रीज है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ब्लैक सी के बारे में बताऊं तो रशिया और यूक्रेन ने यहाँ पे हार्ड मिलिट्री स्ट्राइक का एग्री कर लिया है ब्लैक सी में ऑन एनर्जी स्ट्राइक्स ड्यूरिंग टॉक्स ब्रोकर्ड बाय द यूएस। ब्लैक सी के बारे में बताऊं तो लार्ज इनलैंड बॉडी है वाटर की, जो कि सदर्न ईस्ट यूरोप में लोकेटेड है, आपकी साउथ ईस्टर्न यूरोप में आपकी लोकेटेड हो जाएगी। 6 कंट्रीज से इसका बॉर्डर जो है वो लगता है, देख लेते हैं। बुल्गारिया हो गई, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया एंड टर्की। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे 6 कंट्रीज से ये बॉर्डर है, आपको ये नेम याद रखने हैं। आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, जिससे भी आपको यहाँ पे अच्छा लगे आप वैसे याद रख सकते हैं, लेकिन आपको याद जरूर रखना है क्योंकि ये पूछ लिया जाता है यहाँ पे। तो अगर आप देखें तो आप कोई भी ट्रिक यहाँ पे बना सकते हैं, कोई भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे BRURGT, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, जिससे BR हो गया, UR हो गया और GT हो गया, तो BRURGT। तो यहाँ पे 2 आपके यहाँ पे बन जाएंगे, कौन सी बन जाएंगी, BRUR और GT। तो B से आपका बुल्गारिया हो जाएगा, R से आपका रोमानिया हो जाएगा, U से आपका यूक्रेन हो जाएगा, R से रशिया हो जाएगा, जॉर्जिया और टर्की, ठीक है, BRURGT, ठीक है। ब्लैक सी से कौन सी कंट्रीज सराउंडेड है, तो आपको ये ट्रिक याद रख लेनी है। और ये मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है, ये भी ध्यान रखना है, बॉस्फोरस स्ट्रेट्स के थ्रू, और सी ऑफ मरमरा और डार्डलिन स्ट्रेट से भी यहाँ पर इसका कनेक्शन है, तो आपको ये सी भी याद रखने हैं और 2 स्ट्रेट हैं इसमें, ये भी याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लैक सी, जो हम बात करें डीपर वाटर है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, पोर्ट लाइक ओडिशा यूक्रेन का यहाँ लोकेटेड, कॉन्स्टेंटर रोमानिया है, वर्ना बुल्गारिया, नोवोसिस्क रशिया, वाइटल कंट्रीज हैं जो कि सी से बॉर्डर करती हैं। पोर्ट आपको पूछ लिए जाएंगे, कंट्री नहीं पूछेगा, पोर्ट पूछ लिया जाएगा। टफ बनाने के लिए क्वेश्चंस में क्या करते हैं, डायरेक्टली कंट्री नहीं पूछते हैं, जो वहां पे सिटी लोकेटेड है वो पूछ लेंगे या पोर्ट पूछ लेंगे। तो पोर्ट आपको भी थोड़ा बहुत याद रखना है यहाँ पे, जैसे कि यूक्रेन का कौन सा पोर्ट यहाँ पे कनेक्ट करता है, रोमानिया का कौन सा कनेक्ट करता है, या रशिया का कौन सा कनेक्ट करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। काफी सारी पार्लियामेंट कमिटीज है ना, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी है, जो कि सिंप्लीफाइड गुड्स और सर्विस जीएसटी रिजीम में इन्होंने 19th रिपोर्ट दी है। जीएसटी की बात करेंगे तो जीएसटी इन इंडिया फर्स्ट जो है ड्यूरिंग अटल बिहारी वाजपेयी के टेन्योर में प्रपोज किया गया था। दिसंबर 2014
22 अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करा गया जो कि 2015 में पास हुआ और 2016 में रेटिफाइड हुआ एज द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना, जिसने जीएसटी को क्रिएट किया। पूछ लिया जाएगा, कंफ्यूजन करने के लिए आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से बिल के तहत यहाँ पे बनाया गया और या फिर कौन से एक्ट के तहत जीएसटी आया, कब बनाया गया, रेटिफाइड कब किया गया, इम्प्लीमेंट कब हुआ, फोर्स में कब आया। तो ये सारे जनरल क्वेश्चंस बन जाते हैं जो कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बनाए जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें की टर्म्स आपको याद रखने हैं। बिल कौन सा था, एक्ट कौन सा था, रेटिफाइड कब किया गया आपका, एक्ट कब बना, फोर्स में कब आया, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टेस्ट है जो कि ऑल स्टेजेस फॉर्म, मैन्युफैक्चर और फाइनल कंजप्शन में आपका लगता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया के इनडायरेक्ट सिस्टम को सिंप्लीफाई करना, मल्टीपल सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस को मिला करके एक ही टैक्स बना है जीएसटी, ठीक है ना, जो कि कैस्केडिंग इफेक्ट को रिड्यूस करता है और एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट को भी क्रिएट करता है। लेटेस्ट रिकमेंडेशन क्या आई है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी ने यहाँ पे अर्ज किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री टू रिव्यू द करंट फ्रेमवर्क टू एलिमिनेट अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज और कंपाइलेंस को ईज किया जाए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। अगर हम बात करें अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स, तो कमेटी ने एक्सप्रेस किया है कंसर्न अबाउट इश्यूज इन दी बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, जो कि यहाँ पे वन नेशन वन टैक्स विजन को यहाँ पे हिंडरिंग करता है। अदर रिकमेंडेशन भी यहाँ पे मेंशन की गई है, तो वो भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गया मिशन की। गया मिशन यहाँ पे किस रिलेटेड है, काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने यहाँ पे शट डाउन कर दिया है अब स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन गया को। गया मिशन को लॉन्च किया गया था दिसंबर 2013 में। इसे डिजाइन किया गया था प्रिसाइज 3D मैप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी का 3D मैप मिल सके। ओरिजिनली इसका ग्लोबल एस्ट्रोमॉटिक इंटरफॉर्मेटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स गया इसका नेम है। मिशन को रीनेम किया गया, गया बनाया गया, GAIA इसका स्मॉल में है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ओरिजिनली क्या था ये ध्यान रखेंगे। 2013 में हुआ, किसके द्वारा हुआ, इसरो ने नहीं किया था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, गया जो है वो पैसिवेटेड है ऑन मार्च 27, 2025, मीनिंग इट वाज ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी और वुड नॉट बी रिबूटेड। ठीक है ना, इसे रिटायरमेंट ऑर्बिट में एंटर कर दिया गया है अराउंड द सन आफ्टर यूजिंग इट थ्रस्ट। ठीक है ना, सागरमाला प्रोग्राम की बात करेंगे स्टूडेंट। सागरमाला, पर्वतमाला, ये सारी जो है आपके वाटर बॉडीज से रिलेटेड हो जाती हैं। सागरमाला जो प्रोग्राम है 2015 में लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर को यहाँ पे रिवॉल्यूशनाइज करने के लिए। 7500 की यहाँ किलोमीटर की कॉस्ट लाइन है, जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे इंडिया की। 14500 यहाँ पे 14500 किलोमीटर ऑफ पोटेंशियली नेविजेबल अपारा वाटरवेज है। स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है हम ग्लोबल ट्रेड रूट पे। तो यहाँ पे ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि हम ऐसे प्रोग्राम को चलाएं। की पिलर है मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 का, जो कि इंडिया का जो एम्बिशन है ग्लोबल लीडर इन मैरीटाइम, तो उसको बनाने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है ना, बिल्डिंग ऑन मैरीटाइम इंडिया का विजन है 2030 तक बनना, तो ये भी इसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। 300 स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लिए गए हैं इसके तहत। इसमें आपका वर्ल्ड क्लास पोर्ट डेवलप किया जाएगा, कोस्टल और इनलैंड वाटरवेज को भी एक्सपेंड किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके सागरमाला प्रोग्राम के अंडर में आ जाती हैं। ठीक है ना, सागरमाला प्रोग्राम जो है अगर हम बात करें तो लॉजिस्टिक को स्ट्रीमलाइन करेगा, कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, इंटरनेशनल ट्रेड को एनहेंस करेगा, शिफ्टिंग भी करेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव S212 तो लॉन्च किया है ये 19 मार्च 2025 को, और ये ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम है जो कि डिजाइन किया गया है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को लाना इन इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर में। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट नाग मिसाइल सिस्टम के बारे में। तो मेजर स्टेप है टुवर्ड स्ट्रेंथनिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अंडर दी बाय इंडियन इंडिजिनियसली डिजाइन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चर कैटेगरी फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ नाग मिसाइल सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम नामिस की बात करें तो एक थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कि DRDO ने एस्टेब्लिश करी है। आपको ये ध्यान रखना है किसने एस्टेब्लिश करी है और किस टाइप की मिसाइल है। स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है बाय द इंडियन आर्मी टू न्यूट्रलाइज हैवीली आर्मर्ड एनिमी टैंक को। जो भी हैवी हमारे आर्म टैंक्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो भी अगर आप बात करें एनिमीज के हो सकते हैं, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है। तो ये चीज आप
यहाँ पे इसको ध्यान में रखेंगे। एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार की बात करेंगे तो इंडियन आर्म फोर्स ने रिसेंटली जो है कंडक्ट किया है हाई लेवल ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार जिसे बोला जाएगा, जो कि हाई एल्टीट्यूड टेरेन अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे कराई जा रही है। एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार की बात करें तो सीमलेस इंटीग्रेशन है, एडवांस सर्विलियंस, मल्टी डोमेन ऑपरेशनल प्लानिंग रहेगी इसमें, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, आपको एक्सरसाइज में ध्यान रखना होता है कि वो एक्सरसाइज किसके बीच करी जा रही है। अगर सिर्फ इंडिया से रिलेटेड है तो कौन कौन सी इसमें आर्मी इन्वॉल्व है ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ ये कंडक्ट कराई जा रही है। दो तीन चीजें आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। नेशनल जीन बैंक की बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया है स्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सेकंड नेशनल जीन बैंक, जो कि पार्ट है यूनियन बजट 25-26 का अंडर द इन्वेस्टिंग इन इनोवेशंस प्रोग्राम। जीन बैंक बात करेंगे बायो रिपोजिटरी, जो कि जेनेटिक मटेरियल जो प्लांट्स के हैं उनको प्रिजर्व करना, एनिमल्स के जो हैं, माइक्रोब्स के हैं, पर्टिकुलरली इसमें सीड्स, टिश्यू और डीएनए आपका आ जाएगा, ठीक है ना। न्यू जीन बैंक जो है स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत बनाया जा रहा है, जो कि इंडिया के कंजर्वेशन कैपेसिटी को भी आपका एक्सपेंड करेगा, ठीक है। जो फर्स्ट नेशनल जीन बैंक है वो कहाँ लोकेटेड है, आईसीआर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स एनबीपीजीआर न्यू दिल्ली में आपका लोकेटेड है। आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाएगा जो फर्स्ट नेशनल जीन बैंक है वो कहाँ लोकेटेड है, ठीक है ना, तो न्यू दिल्ली आईसीआर एनबीपीजीआर। फर्स्ट एनजीबी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट जीन बैंक है वर्ल्ड का, जो कि 4,71,561 एक्सीजन फ्रॉम 2157 स्पीशीज का यहाँ पे लोकेटेड है। तो आपको ये ध्यान रखना है वर्ल्ड में हम सेकंड नंबर पे आते हैं एनजीबी के मामले में। इसके बाद बात करेंगे बोध गया टेम्पल एक्ट की 1949। बुद्धिस्ट मॉन्क जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया में हैंड अब्रॉड में भी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही हैं अगेंस्ट द बोध गया टेम्पल एक्ट जो आ रहा है 1949। दे आर डिमांडिंग एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ द महाबोधि टेम्पल, यानी वो चाहते हैं कि जो एक्सक्लूसिव कंट्रोल है वो महाबोधि टेम्पल का ही रहे, होलियस्ट साइट है बुद्धिज्म की। अंडर द बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 जो है बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी जो है एस्टेब्लिश की गई थी, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ गया एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन पर्सन थे उसके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके बिल के तहत क्या क्या चीजें यहाँ पे थी एक्ट के तहत। बुद्धिस्ट मॉन्क्स डिमांड कर रहे हैं कि बीटीएमसी का डिसोल्यूशन हो और एस्टेब्लिश की जाए बुद्धिस्ट ओनली मैनेजमेंट कमेटी, यानी बुद्धिस्टों को ही मैनेजमेंट कमेटी बना दिया जाए और ये जो एक्ट था 1949 वाला इसे पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया जाए, ठीक है ना। महाबोधि टेम्पल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी बुद्धिस्ट वाली कल्चर साइट्स काफी ज्यादा न्यूज में चल रही हैं, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो भी विजिट करने गए थे। तो महाबोधि टेम्पल के बारे में बात करेंगे तो ये एम्परर अशोका ने बनाई थी 260 बीसी में आफ्टर कन्वर्जन टू बुद्धिज्म। जब उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था उसके बाद इन्होंने यहाँ पे अशोका ने बनवाया था। प्रेजेंट स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे दिया गया है, इनका टाइमलाइन भी दिया गया है। इसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो गुप्ता पीरियड को यहाँ पे शो करता है। लोकेटेड का है बोध गया बिहार में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बनाया गया था सिंस 2002 में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। यूनेस्को की साइट भी है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इकोनॉमी से रिलेटेड आपका। इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो अभी वाइडेंड हो गया है कितना, ये आपको नंबर याद नहीं रखना है, बस आपको ध्यान रखना है कि कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, वाइडेंड हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। एग्जैक्ट नंबर आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो वो चीज आपके लिए जो जो इंपॉर्टेंट हो जाती है मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। प्राइमरली जो है ड्यू टू एन इंक्रीज इन दी मर्चेंटाइल ट्रेड डेफिसिट ज्यादा हुआ है, इसी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट भी वाइडेंड हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, इट अकर्स जब किसी भी कंट्री का जो इम्पोर्ट है गुड्स और सर्विस का वो एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाता है तो डेफिसिट होने लगता है, करंट अकाउंट डेफिसिट होने लगता है, ये आप ध्यान रखेंगे। किसी भी करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए आप एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, इंपोर्ट पे जो टैरिफ्स वगैरह लगते हैं, कोटा लगते हैं, उनको आप रिड्यूस कर सकते हैं, तो आपका ये चीज प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे P4 इनिशिएटिव की स्टूडेंट। P4 इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है ये भी आपको देखना है। आंध्र प्रदेश के अभी चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है यहाँ पे जीरो पॉवर्टी P4 इनिशिएटिव अंडर स्वर्णाद्र 2047 विजन के तहत। इसका जो एम है मेनली यही है कि आंध्र प्रदेश को 2029 तक पॉवर्टी फ्री कर दिया जाए। B4 का यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा, पब्लिक प्राइवेट प्यूपल पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट प्यूपल पार्टनरशिप। ट्रिपल पी तो आपने सुना ही होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये लोग P4 लाए हैं, जैसे पब्लिक प्राइवेट प्यूपल पार्टनरशिप
यहाँ पे मेन एम यही है कि आंध्र प्रदेश को पॉवर्टी फ्री बनाया जाए बाय 2029 और जीरो पॉवर्टी यहाँ पे अचीव किया जाए, जो कि 10th प्रिंसिपल में आता है स्वर्णांध्रा 2047। टारगेट बेनिफिशियरीज में कौन होंगे? इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज होंगी जिन्हें बंगारू कुटुंबम बोला जाता है। गोल्डन फैमिलीज, तो वर्ड पूछ लिया जाएगा कि ये जो बंगारू कुटुंबम है वो किससे रिलेटेड है। इसमें आपके वेल ऑफ कंट्रीब्यूटर्स सपोर्टर्स इंक्लूड है, जिसे मर्गादारसिस बोला जाता है, गाइड्स। इसमें 20 लाख मोस्ट डिप्राइव्ड फैमिलीज को टारगेट किया जा रहा है, वही प्रायोरिटी में रहेंगे, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड आउटकम इसका मोबिलाइज किया जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरीशिप को। सरहुल फेस्टिवल के बारे में देख लेते हैं। तो झारखंड के जो आदिवासी हैं वो सरहुल फेस्टिवल मनाते हैं। लार्जर छोटा नागपुर रीजन के जो लोग हैं वेलकम द न्यू ईयर और स्प्रिंग सीजन, है ना। सरहुल फेस्टिवल किसके तहत मनाया जाता है? जैसे कोई भी सीजन नया आया या न्यू ईयर आया तो वो उसके बिहाफ पे यहाँ पे सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है झारखंड में। सरहुल का मीनिंग होता है वर्शिप ऑफ साल ट्री, ठीक है ना। सन के यूनियन को सेलिब्रेट करना, अर्थ को करना, जैसे कि सन को एक मेल प्रीस्ट की तरह देखा जाता है, अर्थ को प्रीस्ट वाइफ की तरह देखा जाता है, तो ये सारी चीजें सिंबलाइज करती हैं लाइफ साइकिल को, ठीक है। इनका मेन रिचुअल्स है यहाँ का, तो भी आप ध्यान रखिए ये फेस्टिवल कहाँ का मेन प्रसिद्ध है, ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो होप सो आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। इफ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।